मुलाकात के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाकिर शबीर भट्ट। नाजरीन, वक्तन फ़वक्तन हम आप सब हजरात तक कुछ मेहमानों को पहुँचाते हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज जो हमारे साथ मेहमानी गुफ्तगू मौजूद है, फ़ारूक रिंजू शाह साहब, जो अगर हम माजी इनका देखें, ये माजी में मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी अहदों पे फाइज रहे, अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे, और उसके साथ साथ आज तक ये 22 किताबों के मुसन्निफ भी रह चुके हैं। 21 किताबें आज से पहले इनकी मंजर आम पे आई है, और आज 22वीं किताब ये कुछ दिन बाद ही मंजर आम पे लाने जा रहे हैं। जो किताब ये है, जो इन्होंने सुल्ताना कोटा रानी ऋषि क्वीन ऑफ कश्मीर इनके बारे में लिखी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे इसके मुतल्लिक मजीद जानने की कोशिश करेंगे। फारूक साहब, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सीधे आपसे पहला सवाल रहेगा, आज तक आपकी 21 किताबें मंजर आम पे आई है और 22वीं किताब मंजर आम पे आने वाली है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो आपने ये नई किताब तैयार की है, क्या खास इसमें है और किस चीज़ का जिक्र इसमें किया गया है, कौन सी चीज़ें लोगों तक इस किताब के ज़रिए आप पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो यहाँ पे मैं उस वक़्त कॉलेज स्टूडेंट ही था जब मेरी पहली किताब डूबते किनारे मंजर आम पे आई, जिसपे जनाब अहमद सरूर, जो मशहूर इकबालियात के थे, उसने बहुत ही ऐसे अल्फाज लिखे, तमहीदी अल्फाज, और में मुझे इंट्रोड्यूस किया, जो मेरे लिए एक मशाल राह भी बने और मैं एनकरेज भी हुआ। और तब से एक लंबा सफ़र है, बंवर मेरी मंजिल, ज़ख्मों की सालगिरह, डिस्कवरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर बियर्स थ्रोन, कश्मीरी में भी बहुत सारी किताबें, आप शुदाजान, बहुत सारी किताबें, जो क्योंकि कश्मीर मेरा फोकल पॉइंट है। और हाल ही में मुझे मौका मिला अमेरिका में, मिशिगन में 3 महीने रहने का, और वो मैंने अवेल किया कि मैंने जो रिसर्च किया, जो वहाँ पे बहुत सारी डिजिटल लाइब्रेरीज है और बहुत सारे वहाँ पे हज़ारों लाखों शहरी है नॉलेज का, तो मैंने कहा कि मैं कश्मीर की एक ऐसी हस्ती पे किताब लिखूँगा जिसने एक इनकलाब लाया, जो न सिर्फ हिंदू, न सिर्फ मुसलमानों, बल्कि बुद्धिस्ट को भी उनको आपस में जोड़ा, और कश्मीर की सिविलाइजेशन को उस नाजुक दौर में बचाया जब कश्मीर फिनिश होने वाला था। क्योंकि ये 1319 AD का वाक़या है। वो दौर था जब आपने सुना होगा चंगेज़ खानी दौर था, आपने सुना होगा हलाकू खान ने सारे बगदाद में आग लगा दी, वहाँ पे लाइब्रेरियाँ जलाई, वो भी शहर ऑफ नॉलेज था, क्योंकि वो लादीन थे, वो खुदा को नहीं मानते थे, मंगोल पहले, बाद के मंगोल तो, लेकिन जो पहले थे वो हॉर्ड्स में हुआ, गोल्डन हॉर्ड, सिल्वर हॉर्ड और दूसरे, तो उन्हीं के कबीले से था जुल्क़दर खान, दलचा, कश्मीर में उसको दलचा कहते हैं, और दलचा इज़ अ वेरी बैड नेम जो उसको दिया गया था, बिकॉज उसने ऐसा ही तूफान बदतमीजी किया था कश्मीर में। उसने यहाँ की वीमेन को रेप किया, बच्चों के सर काटे, नेज़ों पे चढ़ाए, सारे शहर को जला दिया, जलाकर खास बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, और फिर वो गंजन है वहाँ पे देवसर में, साउथ कश्मीर में, जिला कुलगाम में देवसर में गंजन है, जहाँ पे उन बेचारों को इम्प्रिजन किया गया उस गंजन में। तो गंजन बहुत ही जिंदान जैसी जगह थी। तो ये तबाहियाँ थी, और जो यहाँ का बादशाह था सुहादेवा, वो बड़ा बुज़दिल साबित हुआ। जब उसने देखा इतना तूफान आया, मंगोलों का टेरर आया, 70,000 कैवलरी आई, उसकी सफा कदल में थी ट्रेजरी, वहाँ पे हीरे जवाहरात थे, तो वो और प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र आपस में लड़ने लगे
کہ کون ان جواہرات کو لے لے، تو وہ اسی پہ جھپکے اور بھاگ گیا بادشاہ، کشمیریوں کو ایسے ہی چھوڑا جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ ایسے پشت کشمیر کے بارے میں نہیں سوچا اور بھاگ گیا کشتواڑ یہ سارے ہیرے جواہرات لے کر۔ تو یہ جو تھی بڑی ینگ تھی، چھوٹی تھی، 19-20 سال کی، اس نے کمانڈ سنبھالی، اور سلطانہ کوٹا رانی نے، یہ رام چندر کی بیٹی تھی، یہ رام چندرن کی بیٹی تھی، پرائم منسٹر جو تھا۔ لیکن اس کے باپ، اس نے باپ سے بھی لڑا کہ آپ کیوں نہیں کشمیریوں کے لیے سٹینڈ کر رہے، اس نے اس بادشاہ سے بھی لڑا، اس کو روکنے کی کوشش کی پان چک میں کہ آپ مت جاؤ، اب واپس آ جاؤ، لیکن اسے مانا نہیں، تو وہ بھاگ گیا۔ تو اس نے کمانڈ سنبھالی لیکن ہیلپ لیس تھی، اور اس وقت یہ جو جموں کشمیر تھا، جموں کشمیر تبت تھا، بہت بڑی ٹیریٹری، کاش گھر تک ہمارا تھا، چائنا کے جو کھنجری پاس ہے وہاں تک ہمارا بارڈر، ہنزا تھا، گلگت بلتستان، یہ سارا کشمیر تھا۔ تو اس نے جو بہت بڑے سکولر تھا، پدم سمبھاوا رنچن گیلس، وہ پرنس تھا تبت کا، اس کو کہا، وہ بڑا ہیومنسٹ تھا اور وہ ٹیرر کے خلاف تھا، اس نے کہا کہ آپ آ جاؤ اور کشمیر کو بچاؤ۔ اس نے میسج بھیجی سلطانہ کوٹا رانی کشمیر کو بچانے کے لیے۔ تو یہ اس نے اس کو ریسیو کیا جو چائنا اور کشمیر کا بارڈر ہے کراکرم میں، جہاں سلک روٹ شروع ہوتا ہے، تو اس کا آج بھی نام ہے کھجری پاس، ان دونوں کی وجہ سے۔ اگر آپ دیکھیں گے وہ فوک سٹوری ہے، یا تل مارے خنجر یا سان شبار روزے، it is because of those folk stories of کھنجری پاس۔ تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، تو اس نے وہ آیا، اور اس کے ڈر سے، اور جب یہ دونوں ملے تو ان کے ڈر سے یہ جو دھلچا ذوالقدر خان پیر پنچال کی طرف بھاگ گیا۔ تو انہوں نے ایک ایسی انجینئرنگ کی، ایک ایسا سچویشن کی، کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت تھی نہیں، اور اس وقت ذوالقدر کے پاس کافی فوج تھی، 70,000 فلی اکوپڈ سورڈ سے، گھوڑوں سے لدے ہوئے فوجیں تھی۔ انہوں نے انجینئرنگ کی، انہوں نے بلاسٹنگ کی، ان کی جو گلیشیئرز کی، وہ ٹرن ہوئے ایولانشز میں، اور وہ سارے 70,000 مر گئے پیر پنچال میں آئے، اور مر گئے، ختم ہو گئے، اور سمجھ آیا کشمیر کی طاقت کیا ہے۔ بے شک کشمیر کوئی معمولی چیز نہیں، ایک اعلیٰ سویلائزیشن کا نام ہے۔ اور اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس وقت بدھسٹ بھی جمع ہوئے، یہ ہندو بھی جمع ہو اور مسلمان بھی جمع ہو گئے، کیونکہ وہی اسی کرائسس میں ہمارے بلبل شاہ صاحب یہاں آئے رحمت اللہ علیہ، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب مبارک میں آئے تھے کہ کشمیر کرائسس میں ہے، وہاں جاؤ اور وہاں کا بادشاہ آپ پہ بیعت کرے گا، اور وہی ہوا۔ جب وہ یہاں پہ آئے تو وہ کرائسس، کشمیر سارا کرائسس میں، بادشاہ ہی بھاگ گیا تھا، آپ خود سمجھ سکتے، یتیم قوم تھی، اور اس یتیم قوم کو سنبھالا اس وقت سلطانہ کوٹا رانی نے، اور ان دونوں نے صوفیت سمجھ لی بلبل صاحب کی، اس کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اور بادشاہ کا نام، رنجن شاہ کا نام صدر الدین، سلطان صدر الدین پڑا، اور اس نے بھی اس کے ساتھ شادی کی، اور ان کا بیٹا تھا حیدر شاہ، جو بعد میں علاؤدین کے طور پر یہاں پہ وہ بادشاہ بنا، وہ بعد میں، لیکن بیچ میں یہ سے، اور یہاں پہ کھنجری پاس میں سلطان صدر الدین نے اس کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ایک خنجر بھی دے دیا سلطانہ کوٹا رانی کو۔ تو یہ اس دور کی کہانی ہے، اور اس سرچ کی کہانی ہے، جب ایک سوات سے ایک شمس سواتی بھی آیا، اس نے، یہ دونوں بڑے نوبل تھے اور کشمیر کو ڈیولپ کر رہے تھے، اور نیا سری نگر بنا۔ اگر آپ ماسٹر پلان 1990 کا دیکھو گے، جو 90 میں ماسٹر پلان بنا، اس کے پریمبل کو پڑھو گے، اس پریمبل میں لکھا ہے ان دونوں کا نام، سلطان صدر الدین کا نام بھی، سلطان کوٹا رانی کا، کہ انہوں نے کیسے
श्री नगर को बनाया और यहाँ फ्लड चैनल्स रखी। फ्लड चैनल्स इन्होंने, और उन फ्लड चैनल्स का नाम भी कोटा रानी पे है। आज भी उनको कोटा चैनल्स कहते हैं, कोटा कॉल्स कहते हैं। कॉल इज द कैनाल, बेशक। कॉल इज द कैनाल, ये कश्मीरी में है। तो सच रेस्पेक्ट था इनके रेनेसेंस का। अब मैंने वहाँ पे जब मैं मिशिगन में ये रिसर्च की तो मैंने देखा कि रेनेसेंस तो कश्मीर ने, रेनेसेंस होता है सेकुलरिज्म, बेशक। रेनेसेंस होना है लकुम दीनकुम वलिया दीन, सबके मजहब की इज्जत करो, आपके मजहब की भी इज्जत हो जाएगी। तो ये एक रेनेसेंस का जो यहाँ पे ये फाउंडर है, ये इस रेनेसेंस की फाउंडर है। ये ऋषि रही, इसने अपने रिश्यत को भी रखा। और हजरत बुलबुल शाह ने कहा कि रिश्यत भी हमारे जो शरीयत का एक हिस्सा है। और आप देखें इसी के दौर में फिर ललदत भी पैदा हुई, इसी के दौर में वही 1339-40 में वलादत ललदत होगी। और वलदत उसके बाद शेखुल आलम भी आए रहमतुल्लाह अलैह, वो आए, उसी के दौर की कहानियां हैं। तो रिश्यत भी जिंदा रही, रिश्यत पे। और यहाँ की जो पहली यूनिवर्सिटी शारदा पीठ, यहाँ उसने पढ़ा, वो मुजफ्फराबाद में, नीलम वैली में। नालंदा और इससे पहले टक्सला से पहले जो यूनिवर्सिटी बनी वो कश्मीर में बनी। कश्मीर ने दिखाया नॉलेज क्या है, विजडम। यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा का मतलब ये है विजडम। शारदा शरीफ, हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उसको शारधारा शरीफ कहते हैं। धारा होता है जो वाटर के इस पे हो, तो शारधारा शरीफ भी शारदा से निकला है। और शारदा का मतलब ये है विजडम, तो ये विजडम का शहर था। और शारदा पीठ का होना भी विजडम था। तो वहां पे 7 डोर्स थे, और शंकराचार्य भी साउदर्न डोर से वहां पे आए हैं, और वहां उन्हें इंटरेक्शन किया है 8 सेंचुरी में। इससे पहले कोटा रानी तो 14 सेंचुरी की है, उससे पहले तो शारदा शरीफ में इन्होंने पढ़ा। तो शारदा शरीफ भी जो वो कुशान्स ने वहां किया, जो यहाँ की 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो पाटलिपुत्र में 3rd हुई ड्यूरिंग अशोका टाइम, 3rd के बाद कश्मीर में हुई, और वो भी हारवन में। हारवन तो हारवन शरीफ कहा जाता था। हारवन के इसमें जो पहला जो कुशान्स टाइम पे है, हारवन का ही था नागा अर्जुन। नागा अर्जुन एक बहुत बड़ा हिंदू स्कॉलर था, 1st सेंचुरी का हिंदू स्कॉलर था, लेकिन वो बुद्धिस्ट बन गया। तो नागराय और हिमाल के बारे में सुना होगा, नागराय नागा अर्जुन को ही कहते थे। और हिमाल नाराज हो गई जब ये स्लिप आउट हो गया, तो उसके के बुद्धिस्ट बनने पर वो आपस में बिछड़ गए। तो फिर वो बड़ी परेशान होगी, उसको ढूंढ रही थी। वो थीत के इलाके में भी उसकी एक फोक स्टोरी है। और आज डिजिटल वर्ल्ड में नाग अर्जुन को पेश किया गया है, जो थीत के नाम पर ही इस वक्त जो प्लेनेट स्टोरीज है वो इस वक्त गूगल में भी प्रेजेंट है। सो सच पर्सनालिटीज कश्मीर के थे। और सच पर्सनालिटी उसमें जब 8th सेंचुरी की आप बात करें, 8 जब शंकराचार्य आया, यहाँ तख्त सुलेमान था। वो थीद में अगर आप देखेंगे तख्त सुलेमान अगर गए होंगे, उसके ऊपर शंकराचार्य का टेंपल है। तो ये फ्लाइंग थ्रोन था, ये उड़ता हुआ तख्त था सुलेमान के टाइम पर। तो उसके बाद जब शंकराचार्य को भी यहाँ के 8th सेंचुरी में लोगों ने, बड़ा स्कॉलर था, और उसने शक्ति को, यहाँ महादेव की शक्ति को पहचाना था। और शंकरापल है दाची गांव की नेशनल पार्क में, शंकरापल में वासुद गुप्ता को 77 शिव सूत्र आए हैं। और शिविज्म ने जन्म लिया है शरदावन में, इस हारवन के जहाँ पे ये मोनेस्ट्री बनी, इसको शारदावन कहते थे। हारवन के जंगलात में इसको शारदावन कहते थे। तो ये बड़ा इसको कहते थे। अगर आप राजतरंगिणी पढ़ेंगे तो राजतरंगिणी में बाज़ाब्ता कलाना ने लिखा है हारवन के, इसको शारदावन, वो सेंट्स का शहर, ऋषियों का शहर। तो आस्थान मार्ग देखे, आस्थान मार्ग नाम ही है उस वक्त ऋषियों का जगह, सेंट्स की जगह। तो ऋषि पीर हुआ करता था यहाँ, सुऋषि
ایسے بڑے بڑے بڑے. اسی طرح واسو گپتا ہندو کا تھا جس کو 77 اور ابھی تک اگر دیکھیں اس جو راک ہے بگیسٹ راک اس کا 25% سکندر کے ٹائم پہ توڑا گیا تھا کیونکہ سکندر واز ریڈیکل. تو لیکن 14 سینچری میں جب یہاں پہ کوٹا رانی کا ٹائم تھا اس میں رینیسنس بعد میں فرانس نے اڈاپٹ کیا. فرانس مونوپلی لیتا ہے کہ ہم نے جی رینیسنس کیا. رینیسنس ہو گیا سیکولرزم, سب کے رائٹس برابر, پلورلسٹک بنو. یہ کشمیر نے سکھایا ہے دنیا کو. آپ اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی آپ کو, لیکن ہم پیش نہیں کرتے ہیں اپنے کشمیر کو پراپرلی. تو ہاں یہ بات ہے کہ اس کے کچھ 60-70 سال کے بعد جب یہ کیا نام ہے اس کی شیبا اس کی بیوی تھی, شیبا حیدر شاہ کی بیٹی تھی, وہ بھی اس کی بیوی تھی سکندر کی. لیکن سکندر انفارچونیٹلی 15 سینچری کے آغاز میں 1390 میں یہ یہاں بادشاہ بنے, لیکن 15 سینچری کے آغاز میں سکندر ریڈیکل انفلوئنس میں آئے. اور اس کا جو ایک پنڈت وزیر تھا سبٹا بھی اس کا پارٹنر بنا. ہندو کو میسکر کرنے میں, ہندو کو میسکر کیا. اسی تھیت کے سامنے جہاں ٹولپ گارڈن ہے, وہاں جو ڈل لیک ہے, وہاں پہ 1 لاکھ لاشوں کا جزیرہ بنایا گیا. پرنتو اور ان کے جو ان کو جنوداری جو داغے ہوتے ہیں جس کو کشمیر میں یونی کہتے ہیں, وہ تولا گیا. وہ 2.5 منتھ 2.5 ماؤنٹ وہ تولا گیا. اسی سے کاؤنٹ کیا گیا کہ سکندر اور سبٹا نے کتنے ہندوؤں کو مارا. ہارر تھا, کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس وقت, اور وہ دیکھیں یہ شرداون میں اس نے دیے تھے, تیمور نے ایلیفنٹ دیے. تیمور سینٹرل ایشیا میں تھے, اس نے سکندر کو ایلیفنٹ اور زیبرا دیے گفٹ. ایلیفنٹ کو شراب پلا کر اس کو شنکرا پل کو توڑنے کی کوشش کی گئی شارداون میں. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کا شیولنگ بھی تھا, وہ جو 2017 میں 14 سپٹمبر کو جو یا سربند ہے, سربند میں نکلا. وہ اس وقت وہاں پہ ہے میوزیم میں, لیکن ہے وہ فرسٹ سے 4 سینچری کا. اور یہ تو جو امرناتھ ہے, امرناتھ تو ڈسکور ہو گیا ہے. امرناتھ 18 سینچری میں, 18 سینچری سے پہلے امرناتھ کا شیو لنگ کی ذکر ہی نہیں تھا. لیکن یہ جو ہے جو آپ کے شارداون کا شیو لنگ, یہ تو جو وہ ہندو میں بھی اور دوسرے بڑے بڑے اخباروں میں آیا. ابھی تک اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی, لیکن تھا, جب وہ تھا وہ ایکسکیویٹ کیا گیا وہاں. ناؤ یہاں پہ میں یہ بتاؤں کہ اس نے سلطانہ کوٹا رانی نے اسلام کی بھی خدمت کی. سب کیونکہ بلبل شاہ کے ڈاکٹر اس کو آگے چلا ہے. اور یہ بہت امپارٹنٹ ہے. یہاں اس کے بعد آپ یہ بتائیں, کیونکہ یہاں پہ میں بتاؤں گا کہ کتنا اثر رہتا ہے جنریشنوں پر, جنریشنوں پہ اثر ہے. اس کے گھر میں سکندر نے جو یہ تباہی کی, یا یہ چڑھتا تھا زیبرا پر, یہ سوباٹا, اور کہتا تھا یہ زیبرا نہیں ہے, سو ہے, مینز لائن ہے. لوگوں نے نہیں دیکھے تھے زیبرا. اور یہ جو زبرون ہے, زبرون ڈنکیوں کا شہر تھا. یہ اس کو اسی لیے یہ سوباٹا کی وجہ سے زبرون کہتے ہیں. وہ شارداون کا ایک پورشن جو تھیت کے پیچھے بھی ہے, وہ اس کو زبرون کہتے ہیں. زبرون اسی زیبرا جو تیمور نے دیا تھا, اسی کے نام. لیکن کوٹا رانی کا یہ دیکھو, شیبا کے ذریعے جو اس کی ماں تھی, زین العابدین کی ماں شیبا, سکندر کی بیوی, اس نے اپنے بیٹے کو زین العابدین کو کہا نہیں, سکندر غلط کر رہا ہے, ریڈیکلزم پھیلا رہا ہے, یہ کشمیر میں نہیں چلے گا. کشمیر میں لکم دینکم ولی دین چلے گا, اور ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرو. اور یہ جو ایجوکیشن تھی رینیسنس کی
कोटा रानी की, यही अडॉप्ट की इन टोटो ज़ैनुल आबिदीन ने। और ज़ैनुल आबिदीन ने वो सारा रिवर्स किया, उसने शंकरापाल को भी फिर अपनी जगह बचाया, और अभी तक वो लोगों की नजरों से दूर है, लेकिन बचाया। एक बड़ी पवित्र हिंदू के लिए जगह है। तो आस्थान मर को भी डेवलप किया, बेशक हमारे लिए पवित्र जगह है। यहाँ पे ये जो क्या नाम है, शेखुल आलम के पास जाया करता था, या ज़ैन शाह वली के पास खुद जाया, जो यहाँ पे सूफी बुजुर्ग थे उनके पास। इसके बाप ने शेखुल आलम को गिरफ्तार किया, लेकिन इसने, अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज़ैनुल आबिदीन ने उसको कंधा दिया। बेशक सो तसव्वुफ वापस आया। रेनेसेंस रेनेसेंस अगर अंग्रेजी लफ्ज है तो इसका लफ्ज हमारे डिक्शनरी में है तसव्वुफ। और तसव्वुफ कश्मीर में एक हिसाब से गवर्नमेंट भी तसव्वुफ की जब रहेगी, जब सिकंदर ने रेडिकलिज्म चलाया नहीं चली, लेकिन जब ज़ैनुल आबिदीन ने तसव्वुफ चलाया वो चला। ठीक है फारूक साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लिटरेचर के ज़रिए, किताबों के ज़रिए इस नौजवान नस्ल तक या इस दौर के असर हाजिर के लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं। आपको नहीं लगता कि जो आजकल एक ट्रेंड चला है किताबों को दौर हाजिर का नौजवान, क्योंकि नौजवानों पे बहुत सारी जिम्मेदारी आयद है, शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने शाहीन के साथ इसका मवाजना किया, किताबें उस तरह से नहीं पढ़ी जा रही थी। इस कशर पे वन बह यथ चीज़ रोज नौजवानस लोई खोई किए, इसके बारे में आपका कहना है, मुख्तसरन बताएं। इसके बारे में ये बताऊंगा कि मुझे शुक्र आलमदा जो आप देखेंगे NCERT के जो डायरेक्टर है सकलानी साहब, वो कल आपके अखबार में भी वो मेरे उसने बड़ी ज़बरदस्त की इस टाइप ऑफ आइकन्स की, जो आप नौजवानों तक पहुंचाएंगे, नई जनरेशन को बोलोगे, आप उनको रोल मॉडल बनाओ जिन्होंने प्लूरलिज्म के लिए काम किया, जिन्होंने यूनिटी के लिए काम किया, जिन्होंने वायलेंस को, रिलीजियस वायलेंस को, रिलीजन को वायलेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये नौजवानों को ये पढ़ाई, आपने भी बहुत कम सुना होगा, लोग यहाँ ये एक वाहिद कौम है कश्मीर, एक वाहिद कौम है कश्मीर जो अपने बुजुर्गों को याद नहीं रखते। बेशक वाहिद कौम है कश्मीर जो वहां पे नहीं देखते कि हमारे रोल मॉडल कौन थे। ये वाहिद कौम है कश्मीर जिन्होंने ये नहीं, देखो ये कश्मीरी थी, शायद मैं ये कश्मीरी औरत थी, ये कोई बाहर की नहीं थी, ये कोई सेंट्रल एशिया से नहीं आई थी, मतलब ये कश्मीर की थी। और सेंट्रल एशिया से बुलबुल साहब आए। अब पावर देखो कश्मीर का, बुलबुल साहब जब कश्मीर आए उसने कहा मुझे मत आप को, मुझे को बुलबुल शाह कश्मीरी, वो कश्मीरी बन गए और दफन भी कश्मीर में। शाह हमदान आए, कहा कि अपनी किताबें 40 रात कश्मीर में लिखी, 40 घरों में एक ही रात में 40 समाए सादात किए और लोगों तक पहुंचे और लोगों तक प्लूरलिज्म पहुंचाया, जो आज की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इन चीजों पे काम नहीं किया जाता, जो आप सही कह रहे हैं। नौजवानों को वही रेडिकल, मैंने कहा आपको कि मैंने एक दफा सेमिनार किया और उस सेमिनार में मैंने देखा कि लोग वहां पे बड़े बड़े इवन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इवन सेक्रेटरी एजुकेशन उस टाइम का, वो खड़ा होकर सिकंदर की तारीफ कर रहा था, बिकॉज सिकंदर कातिल था और ज़ैनुल आबिदीन को गालियां दे रहा था, मुल्क कश्मीर को गिरफ्तार किया था। आप उसको जब आप प्रेज करें, अब जब नौजवान सुने एक सेक्रेटरी एजुकेशन की जुबान से ये बात है, वो तो कहेगा कि यार उन्हीं लोगों को रोल मॉडल बनाओ जिन्होंने कत्लेआम किया, उन लोगों को रोल मॉडल नहीं बनाते हैं जिन्होंने प्लूरलिज्म के लिए काम किया। और हमारे कश्मीर के मिजाज के हिसाब से यहाँ कभी रिलीजियस वैनम कामयाब नहीं रहा है या, इसलिए नई नौजवान, इसको आप जैसे नौजवान, आप मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़े इंटेलिजेंट और जानने वाले हैं, शुक्रिया। आप जैसे नौजवानों के जरिए जब हमारी बात पहुंचती है, और आज मैंने देखा बहुत जो मुझे इंस्टाग्राम उस पे सोशल मीडिया पे अप्रिसिएशन और इसके बारे में जो रिव्यू आए, आप जैसे ये रिव्यू आए, जब लोग सुनेंगे इसके बारे में, लोगों को अब वो मटेरियल मिल रहा है जब जिन पे उनको प्राउड हो।
आप टर्की देखो, आप देखो उनको जो उनके पुराने बुजुर्ग हैं उनका कितना कर रहे हैं। इवन सऊदी अरब देखो, वो अपने जो इवन इस्लाम से पहले के बुजुर्ग हैं उनके बारे में वो कितना हाई बोलते हैं, इस्लाम से पहले के बुजुर्ग। क्योंकि पॉइंट ये है, पहले आप इवन नागार्जुन का नाम ही नहीं कोई सुना, लेकिन आम सोसाइटी में अभी नागराय की गाने बात की जा रही है। नागराय अभी जिंदा है, बेशक फर्स्ट सेंचुरी का नागराय अभी भी 2500 साल के बाद भी जिंदा है बेशक। कश्मीर में। ये कश्मीर की आला कदरों की रिवायात है। ये हमारे कश्मीर की तहजीब को नई जनरेशन तक पहुंचा भी रही है, और नई जनरेशन अब महसूस कर रहे हैं कि हमें अपने जो हमारे ओरिजिन कश्मीर की पर्सनैलिटीज रही है, जिन्हें कश्मीर को बचाया, बेशक तबाह किया। अगर जुल्कदर खान के खिलाफ ये नहीं लड़ती, इसने सुल्तान सदरुद्दीन को नहीं बुलाया होता, मुझे बताओ उस वक्त फिनिश हो गया होता, हम खत्म हो गए होते, एनिलेट हो गए होते एज ए कश्मीर, जीन ही कहीं नहीं रहता, हमारा डीएनए ही नहीं होता। बेशक किन लोगों ने बचाया, इनको क्यों ना हम याद। बेशक हमें अपने असलाफों की कदर करनी चाहिए, हमें अपने असलाफों को जानना चाहिए, वो क्या थे, हमें उनके नक्श कदम पे चलना चाहिए। इसी में हमारी कामयाबी नहीं बल्कि हर एक कौम की कामयाबी का राज इन्हीं चीज़ों में छुपा होता है। लेकिन अगर हम असलियत देखें, अगर हम हकीकत देखें, वो मैं बयान नहीं करना चाहता, मौजू दूसरा छिड़ेगा। अपनी असलियत हम सब अपनी असलियत जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे फारूक रिजू शाह साहब, इन्होंने इन सवालों के जवाब, और इन्होंने ये, अगर मैं इन अल्फाज में कहूँ, ये एक ब्रिज का काम करते हैं। ये जो हिस्ट्री है, जो हमारी तारीख है, उन्हें आज के नौजवानों तक, आज के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज के शुमारे में हमने बेहतर समझा था इनसे बात करेंगे, अगले एक शुमारे में मुस्तकबिल में इंशाल्लाह इनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे, और अगले एक शुमारे एक नए मेहमान को आप सब हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आर के मुगल को दीजिए इजाज़त, और अब देखते रहिए तामिल इरशाद।